नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 का पंच में। मैं आपके साथ खुशबू खान। तकनीक का इस्तेमाल लोगों की लाइफ आसान बनाने के लिए किया जाता है। अब ऐसे तकनीक सामने आ गई है कि लोगों को जिन कामों के लिए पहले काफी समय खर्च करना पड़ता था वो अब चंद मिनटों में हो जाते हैं। लेकिन जैसा हम सोचते हैं कि इससे बेहतरी होगी, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी सामने आ रहा है। तकनीक का इस्तेमाल अच्छी चीजों के साथ ही गलत चीजों के लिए भी जमकर किया जा रहा है। इसी में से एक है डीप फेक। जोधपुर में अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कई युवाओं को ब्लैकमेल करने के मामले सामने आए। अगर आप इस तरह की घटनाओं से बचना चाहते हैं तो सावधानी जरूरी है। अपने सोशल मीडिया को बेहद सुरक्षित रखें, किसी अनजान को उसमें ना डालें, साथ ही सोशल मीडिया अकाउंट लॉक रखें। अगर आपके साथ डीपफेक की कोई घटना घटती है तो साइबर सेल में तुरंत इसकी जानकारी दें। साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक 6 महीने के अंदर उन्हें ऐसे 30 से अधिक ऐप का पता चला है जो इस तरह की तस्वीरें बनाने में मदद करती हैं। इन्हें गूगल ने भी बैन कर दिया है। आज 5 का पंच में हम अपने एक्सपर्ट से एआई के साइड इफेक्ट पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तकनीक का इस्तेमाल लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए किया जाता है। आधुनिक जीवन में अब ऐसी तकनीक सामने आ गई है कि लोगों को जिन कामों के लिए पहले काफी समय खर्च करना पड़ता था वो अब चंद मिनट में हो जाता है। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं, तकनीक का इस्तेमाल अच्छी चीजों के साथ ही साथ गलत चीजों में भी जमकर किया जा रहा है। इसी में से एक है डीप फेक, और इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए लोग इसका दुरुपयोग भी करने लगे हैं। हाल ही में जोधपुर में अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कई युवाओं को ब्लैकमेल करने के मामले सामने आए हैं। डीप फेक के शिकार जहां कई स्लेब्स हुए हैं, वहीं आम जनता के लिए भी ये जी का जंजाल बन गया है। लोगों की तस्वीर की मदद से उनके अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। अभी तक जोधपुर पुलिस को ऐसी कई शिकायतें मिल चुकी हैं। वहीं जोधपुर के प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की को एक युवक लंबे समय से परेशान कर रहा था। लड़की उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, लेकिन युवक लगातार उसका पीछा कर रहा था। जब युवती ने उसे ब्लॉक किया तो लड़के ने डीप फेक की मदद से उसके अश्लील वीडियो बनाए और वायरल कर दिया। ऐसा ही एक अन्य महिला के साथ हुआ, जहां शादी हो जाने के बाद उसके एक्स ने भी उसके अश्लील वीडियो और तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाकर वायरल कर दी। आज के युवा तकनीक का उपयोग सही कामों और उपयोगी कामों में कम बल्कि गलत कामों में ज्यादा कर रहे हैं। डीप फेक के मामले को लेकर के गृह मंत्रालय भी एक्शन में है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों से डीप फेक मामले में रिपोर्ट मांगी है। अगर आप इस तरह की घटनाओं से बचना चाहते हैं तो सावधानी काफी जरूरी है। इसके लिए अपने सोशल मीडिया को बेहद सुरक्षित रखें, किसी अनजान को उसमें ना जोड़ें, साथ ही सोशल मीडिया अकाउंट को लॉक रखें। अगर आपके साथ डीप फेक की कोई घटना घटती है तो साइबर सेल में इसकी तुरंत जानकारी दें। साइबर एक्सपर्ट के मुताबिक 6 महीने के अंदर उन्हें ऐसे 30 से अधिक ऐप का पता चला है जो इस तरह की तस्वीरें बनाने में मदद करती है। इन्हें गूगल ने भी बैन कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एआई के साइड इफेक्ट, इसी पर आज 5 का पंच में हम चर्चा करने वाले हैं। तकनीक का इजाद होता है ताकि जिंदगी आसान हो सके, काम जल्दी हो सके, बेहतर हो सके और अपडेट रहे। लेकिन क्या होता है, जब चीजें अच्छी होती हैं तो उसके साथ उसके साइड इफेक्ट भी आते हैं। इन्हीं साइड इफेक्ट्स पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से आपने देखा कि क्लोन बना लेते हैं, कैसे डीप फेक के जरिए किसी की छवि को खराब करते हैं, कैसे बैंक से जो पूरा का पूरा पैसा गायब हो जाता है। ये बहुत सारी चीजें अक्सर देखिए आपके पास लिंक आती हैं, आपसे बातचीत करते हैं। सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा कि तरह तरह के फोटोज आप अपने बना सकते हैं, देख सकते हैं, मेकअप को लेकर भी आते हैं। ये सारे जो है एआई के आप देख रहे हैं कि तकनीक की वजह से, लेकिन इसका साइड इफेक्ट जो निकल कर आ रहा है, इसी पर आज 5 का पंच में चर्चा करने वाले हैं। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए उनसे मैं आपको मुखातिब करा देती हूँ, जो जुड़ेंगे उनसे भी हम रूबरू कराते रहेंगे आपको। प्रहलाद शर्मा जी हैं, पूर्व अध्यक्ष हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, स्वागत है सर आपका। तरुण विक जी हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आपका स्वागत है। तरुण विक जी, आपका रुख करूंगी।
एआई के साइड इफेक्ट के बारे में समझें तो इजी शब्दों में हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से सावधान रहना चाहिए, कैसे इसके साइड इफेक्ट आज के जमाने में सामने आ रहे हैं। देखिए, एआई जो टेक्नोलॉजी है बिल्कुल अच्छे और बुरे दोनों के लिए ही यूज हो रही है। अब एआई क्या करता है कि आप अगर लेटेस्ट से कि आपका सोशल मीडिया का हैंडल है, इंस्टाग्राम हैंडल है, आपके इंस्टाग्राम या यूट्यूब हैंडल से मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस निकाल दी, आपकी बहुत सारी इमेजेस निकाल ली और वो मैंने अपने एआई इंजन में डाल दिया, तो एआई सीख लेता है कि आप बात कैसे करती है, आपका डायलेक्ट क्या होता है, आपका हैंड मूवमेंट क्या होता है जब आप बात करते हैं। तो वो एआई सीख लेता है आपकी पुरानी वीडियो से। उसके बेसिस पे जब मैं इंजन को कहता हूँ कि मुझे आपकी एक वीडियो बना के दे, ऐसा कहते हुए कि लेट अस से एनीथिंग इंसाइटिंग या ऐसा कुछ गलत कहते हुए, तो एआई एक वीडियो बना के दे देगा। वो वीडियो इज अ डीप फेक वीडियो, कि उस वीडियो को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस वीडियो के अंदर ऐसा नहीं है कि मैंने आपकी वीडियो लेके मॉर्फ किया है, मैंने एआई इंजन यूज करके एक नई ही वीडियो बनाई है जो मैंने उसको वहां पे लॉन्च कर दिया। एक बार ऐसी वीडियो आती है, उसमें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सच क्या है झूठ क्या है। एंड ऐसी वीडियो अगर आप वायरल कर देते हैं उन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, तो इट कैन बिकम वेरी एम्बैरेसिंग एंड इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ मेजर इश्यूज आल्सो। बिल्कुल, ये मेजर इश्यूज जो आते हैं इसकी वजह से कि पूरी की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। आपका रुख मैं करूंगी। प्रहलाद शर्मा जी, आप पूर्व अध्यक्ष हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जो आज के जमाने में एआई का मिसयूज हो रहा है, इसके जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं, इस पर किस तरह के कानून हैं, कैसे कार्रवाई होती है? देखिए, अभी इंडिया में जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके बारे में कोई स्पेसिफिक कानून बना नहीं है। जो फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर क्राइम जो हो रहे हैं, उसके संदर्भ में अभी तक भारत सरकार ने कोई विशेष कानून नहीं बनाया है। और इसी वजह से आजकल आए दिन अपने साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा तो अभी जो डिजिटल अरेस्ट का जो चल रहा है इस वक्त, एक व्यक्ति को उसको डिजिटली अरेस्ट करके उससे नाजायज़ तरीके से उसकी जो मेहनत की कमाई है उसको ऐंठ लिया जाता है और उसके खाते से उसके सारी राशि गायब कर दी जाती है। इन सभी सर्कमस्टांसेज में अभी यस्टरडे हमारे माननीय न्यायाधिपति अनूप दंड साहब हैं, जो हमेशा पब्लिक के हित के बारे में सोचते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में सोचते हैं, और इसी डिजिटल अरेस्ट के बारे में उन्होंने कल सोमोटो मतलब स्वविवेक से प्रसंज्ञान लेकर के भारत सरकार को, राज्य सरकार को नोटिस जारी करके इस मामले में डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में विशेष तरीके के कानून बनाने के लिए उन्होंने आदेश पारित किए हैं और उसको एक जनहित याचिका के रूप में रजिस्टर्ड करने के भी डायरेक्शन दिए हैं। ये माननीय न्यायाधिपति का जो व्यू था वो इस वजह से था कि रोज आए दिन अपने राज्य मतलब भारत में कम से कम 65,000 मुकदमे, जो 2022 की जो रिपोर्ट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, उसके अनुसार 65,000 मुकदमे अपने इंडिया में दर्ज हो चुके थे। और अभी अपने राजस्थान की बात करें तो 1800 मुकदमे उस वक्त दर्ज हो चुके थे। आए दिन अपने साइबर थाने जो बने हुए हैं वो सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके पास, तो वो प्रॉपरली उसके काम भी नहीं कर पा रहे कि जो ठगी हो रही है लोगों के साथ, वो कुछ मामलों में तो सक्सेस हो रही है पुलिस, क्योंकि पुलिस को भी अभी तक इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, उनको पूरा ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से जो अपराध किए जा रहे हैं, ये टेक्नोलॉजिकल जो अपराध है, इसके बारे में अभी बीएनएसएस में जो भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता साक्ष्य संहिता जो नई 2023 जुलाई में लागू करी है, उनमें भी डिजिटल कार्यों के लिए प्रावधान बनाए हैं, पर डिजिटली अपराध जो हो रहे हैं उनके बारे में अभी तक कोई विशेष तौर पे कोई धारा या प्रावधान जोड़े नहीं गए। नए जो 3 कानून बनाए भारत सरकार ने, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, इन तीनों में डिजिटली जो प्रोसीजर के लिए तो कानून बना दिए कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कैसे होगी, इलेक्ट्रॉनिकली अपन
सर्विस तामील जैसे नोटिस की तामील कराने के लिए इनके लिए तो प्रावधान बनाए। पर ऐसे अपराधों के लिए जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता से रिप्लेस करके बनाई गई है, उसमें भी ऐसे अपराधों के लिए अभी तक कोई कानून नहीं बना। 2021 में ज़रूर स्लाइडली कुछ रूल्स बनाए गए थे कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए, परंतु जैसे ऑस्ट्रेलिया में इसके बारे में कानून बना है, बहुत अच्छा कानून बना दिया, वहाँ इस तरह के अपराध की रोकथाम हो चुकी है। सिंगापुर में कानून बन चुका है, कनाडा में इसका कानून बन चुका है, और अपने भारत में भी इसका कानून बनना चाहिए, क्योंकि जो अपने बैंकों में मनी है, अपना जो पैसा है, मेहनत का पैसा भारत के नागरिकों का, वो बैंकों में रहता है, और बैंकों के जरिए ही ये जो अपराधी है, साइबर अपराधी, की जरूरत हमारे देश भारत में भी है, तो ताकि पार पाया जा सके। कानून की जरूरत है, क्योंकि भारत सरकार को सबसे पहले तो भारत सरकार को अपने जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सबसे बड़ी अपनी संस्था है फाइनेंस की, जो लोगों के धन का सुरक्षा रखने की, धन की सिक्योरिटी की, तो रिजर्व बैंक के जरिए इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के डायरेक्शन तुरंत प्रभाव से दिए जाने चाहिए कि किसी के भी साथ अगर ठगी होती है तो वो पैसा वापस उसके पास आ जाए, या ठगी हो ही नहीं, पहले ही अलर्ट आ जाए। आरबीआई या जो भी कंसर्निंग बैंक है उसके पास इस तरह का कोई अलर्ट आ जाए कि ये साइबर क्राइम होने जा रहा है, साइबर अपराध के थ्रू ये जो है इसका पैसा जो है ट्रांसफ़र करवाया जा रहा है। तो इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी इंडिया में भी, जैसे टेक्नोलॉजी को मात देने के लिए टेक्नोलॉजी को इजाद करनी पड़ेगी, ताकि इस तरह की टेक्नोलॉजी का मिसयूज ना हो सके। ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी। शांतनु कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसपी हैं साइबर क्राइम। स्वागत है सर आपका। शांतनु जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आजकल जो एआई के साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, पूरी की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। डीप फेक का जिक्र कर ले, या ठगी का जिक्र कर ले, डिजिटल अरेस्ट का जिक्र कर ले, या बहुत सारी ऐसी चीजें अलग अलग तरीके से जो एआई का मिसयूज करके लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, उनकी जिंदगी खराब की जा रही है। ऐसे मामले बढ़ने का क्या कारण सामने आ रहा है, कैसे इससे पार पाया जा सकता है? शांतनु जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंचे मैम। शांतनु जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, एआई के जो साइड इफेक्ट आज के ज़माने में देखने को मिल रहे हैं, इसका मिसयूज जिस तरह से हो रहा है कि पूरी की पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है। अगर बात करें डीपफेक के ज़रिए, या डिजिटल अरेस्ट है, या जो साइबर क्राइम है, या सोशल मीडिया को पूरी तरह से जो अपने काबू में कर लिया है और एआई का मिसयूज करते हुए, ये मामले बढ़ने का क्या कारण है और इससे पार कैसे पाया जा सकता है? मैम, बहुत ही सिंपल है। जो मोबाइल डिवाइस है जिसमें सारे प्रोग्राम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल करने का एक पैटर्न होता है, इसकी एक एसओपी होती है। जहाँ जनरली जो बच्चे हैं, किशोर वय के लड़के लड़कियां हैं, उसको फॉलो नहीं करते, बहुत सारे ग्रुप्स के साथ जुड़ जाते हैं और अननोइंगली और इनोसेंटली। सर, आपसे रिक्वेस्ट, एक बार कैमरे पर देखते हुए आप बोलेंगे तो आप एकदम फ्रंट से आप दिखाई देंगे और आपकी बात बेहतर तरीके से डिलीवर होगी। निकाल से मैं आप ठीक नजर आ रहा हूँ। बिल्कुल, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो इनोसेंटली और अननोइंगली बहुत सारा कंटेंट जो है वो अब शेयर कर लेते हैं, हालांकि उनकी इच्छा तो ये रहती है कि अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर या फैमिली सर्कल में वो फोटोग्राफ्स या कंटेंट शेयर हो। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि डार्क वेब के अंदर और जो हैकर्स हैं उनके चंगुल से बहुत ज्यादा दूर नहीं रहता है कंटेंट। तो कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरह की जो फोटोग्राफ्स है या इस तरह का कंटेंट है, इंफॉर्मेशन है, इसको शेयर करने के पहले सावधानी बरती जाए। इसीलिए राजस्थान पुलिस जो है वो साइबर जागरूकता अभियान चला रही है, सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, और कई एनजीओ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम जाते हैं बच्चों के स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाकर के, यूनिवर्सिटीज में जाकर के, और हम उनको साइबर जागरूकता के बारे में बताते हैं और उनको जो भी बचाव है उसके बारे में बताते हैं कि किस तरह से हेल्पलाइंस है या पुलिस है या एनजीओ हैं आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से अभियान जारी है। तो हम उनको जागरूक कर रहे हैं, और बाय वे अगर किसी के साथ कोई घटना है या इस तरह की कोई बात हो जाती है तो हम उनकी मदद भी करते हैं, और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी सतत जारी है। प्रहलाद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व अध्यक्ष है हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। उनका ये कहना है शांतनु जी, क्योंकि हमारी जो पुलिस है वो भी उतनी अपडेट नहीं है, उनको भी एआई के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, इस वजह से भी ये मामले इस तरह के बढ़ने का एक कारण हो सकता है। ये कहना काफी हद तक उचित था, ये कहना काफी हद तक उचित था, लेकिन पिछले 4-5-6 महीनों के अंदर सबसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने साइबर क्राइम को लेकर के काफी फोकस मन की बातों में भी उसका उल्लेख किया, और उसके बाद से पूरी राजस्थान सरकार और पूरी पुलिस डिपार्टमेंट का सारा फोकस जो है वो साइबर क्राइम के
को टैकल करने के लिए हो चुका है। हमारे, आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे कांस्टेबल जो हैं वो साइबर कमांडो की ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। जो साइबर फील्ड के अंदर जो ट्रेन ऑफिसर्स हैं उन्हीं को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में लगाया जा रहा है। और लगातार बीएनएस जो नया कानून बना है इसको लेकर के भी काफी हद तक जागरूकता पुलिस में आई है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी पुलिस जो है वो काफी हद तक साइबर लॉ और साइबर टेक्नोलॉजी और साइबर प्रोसेस के बारे में हम जागरूक हो चुके हैं। और सबसे बड़ी लेकिन बात है ये कि जो संवेदनशील हो चुके हैं। साइबर क्राइम करने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को अपडेट करते जा रहे हैं और वो भी तोड़ निकाल लेते हैं। इसका भी कोई तोड़ निकालने की जरूरत है। आप करूंगी अरुण विक जी, आप जी अरुण विक बिल्कुल जी, सही बात कर रहे हैं। इसलिए हमने हमारा जो राजकॉप सिटीजन ऐप है इसके अंदर हमने एक नया फीचर दिया है, पिछले 1 महीने से स्टार्ट हुआ है। अगर आप राजकॉप सिटीजन ऐप राजस्थान पुलिस का खोलेंगे तो उसके अंदर नीड हेल्प करके एक टिक आपको आइकन नजर आएगा। जैसे ही अगर आप उसको दबाते हैं तो इमीडिएटली आपके पास या तो 112 से या पुलिस कंट्रोल रूम से या साइबर पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि आपको क्या आवश्यकता है। इमीडिएटली जो विक्टिम है या जो खतरे में है, जो जिसने वो प्रेस बटन किया है, उसके पास पुलिस की सहायता विदिन 5 मिनट 10 मिनट पहुंच जाती है। इसी तरह से हमारा नेशनल हेल्पलाइन नंबर है 1090। 1090 पे आप कॉल करेंगे तो इमीडिएटली आपको एक कॉल टेकर जो है आपका कॉल लेगा और इमीडिएटली जो पुलिस स्टेशन रेलेवेंट है वहां तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा के आपके पास मिनटों के अंदर जो है वो पुलिस की सहायता पहुंच जाती है। ठीक है। तरुण विक जी, आपका रुख करूंगी। देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है। हर कोई जो आजकल देखा जाता है एक सोशल मीडिया पर छाने की होड़ रहती है। इसके चक्कर में फोटोज वीडियोस अपलोड अपनी करते हैं। तो कैसे बच सकते हैं? क्योंकि वो तो ये उनको नहीं पता होता है कि जो साइबर क्राइम करने वाले बैठे हैं, जो मिसयूज करने वाले बैठे हैं, वो इसका मिसयूज कर सकते हैं। कैसे इसको रोका जाएगा? ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ऐसे तो इससे पार नहीं पाया जा सकता, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोगों को आने से नहीं रोक सकते। वो अपनी फोटोज डालते हैं, वीडियोस डालते हैं और अपनी फैमिलीज के बारे में उस पर बताते हैं, फैमिली के साथ पिक्चर्स डालते हैं और इसका मिसयूज होता है। फिर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस। अब ये कहना बहुत आसान है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर मैं अपनी फोटो डाल रहा हूँ तो वो फोटो का मिसयूज ना हो, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि है कायदे से कि अगर आप अपनी कोई फोटोग्राफ फेसबुक इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं तो उनका सिक्योरिटी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई डाउनलोड ना कर पाए। बट ये होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन सोशल मीडिया तो इसके लिए कह देता है, अगर आप चाहे फेसबुक की बात करें तो वहां पर कि आपके पास ऑप्शन दिया जाता है कि आपकी फोटो कोई डाउनलोड ना कर पाए, लेकिन दूसरे फोन से तो उसकी पिक्चर क्लिक कर सकता है। नहीं, वो डाउनलोड उसके अलावा उसके बाद भी इतने सारे ट्रिक्स एंड टेक्नोलॉजीज होते हैं उस वीडियो या ऑडियो को डाउनलोड करने के लिए। प्लस जैसे आपने खुद ही कहा, आजकल इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है। एक इन्फ्लुएंसर 2 घंटे में उतने पैसे अर्न कर लेते हैं जो एक इंजीनियर शायद पूरे महीने में करता है। तो इन्फ्लुएंसर जो है चाहते हैं कि उनका मैक्सिमम विजिबिलिटी आए, तो उनकी सारी पब्लिक पोस्ट, उनकी वीडियोस, उनके फोटोग्राफ्स पब्लिक होते हैं कि कोई भी उनको जाके देख सकता है और डाउनलोड भी कर सकता है। देखिए, ये बहुत बड़ा मेनेस है। आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक लॉ पास कर दिया है कि 16 साल की कम उम्र के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं आ सकते। एंड इसके दोनों प्रोज एंड कॉन्स देखे जा सकते हैं, बट अल्टीमेटली वो कहना क्या चाहते हैं कि अवेयरनेस एंड एक मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, जब हम एक यंग एज में होते हैं, हम ऐसे बहुत सारी फोटोग्राफ्स, वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया में पोस्ट कर देते हैं जो हमें लगता है कि नेचुरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट लेटर जब वही फोटोग्राफ्स या वीडियोस को यूज करके कोई हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है तो वी रियलाइज कि यार ये तो बहुत ही गलत हो गया, एंड देन वी रिग्रेट दैट डिसीजन। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं कहना चाहता हूँ या कह सकता हूँ इसकी अवेयरनेस। हमें हर स्कूल, हर कॉलेज के अंदर ये अवेयरनेस सेशन फैलाना पड़ेगा कि आप जो फोटोज, आप वीडियोस डाल रहे हैं नेट पे, दैट विल बी मिसयूज्ड और कैन बी मिसयूज्ड। सिर्फ आपके अगेंस्ट नहीं, आपकी फैमिली के अगेंस्ट भी हो सकता है। आप कल को किसी वो वीडियो या फोटोज को डालेंगे, उन्हीं वीडियोस को यूज करके शायद एक कॉल जाएगा आप ही के फैमिली मेंबर को, और उस कॉल के अंदर आप ही की आवाज में एआई की एक ऑडियो होगी जो कहेगी कि भाई मैं एक ट्रबल में हूँ, मैं फंस चुकी हूँ, मुझे पैसे दीजिए, मेरे को अर्जेंटली इस नंबर पर पैसे भेजिए। और ये सारे क्राइम बढ़ेंगे। और फैमिली इसको समझ नहीं पाती है, वो सोचते हैं कि अपने बच्चे को बचाना है हमें, वो ट्रबल में है, वो परेशानी में है, वो कहीं फंसा हुआ है, वो पुलिस की सहायता नहीं लेते, वो रीचेक नहीं करते और वो फंस जाते हैं इस जाल में आसानी से।
बिल्कुल। तो जैसा मैंने कहा कि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया के ऊपर जो सिक्योरिटी सेटिंग्स है, हम सबको वो सिक्योरिटी सेटिंग यूज करनी चाहिए कि जो हमारी फोटोज और वीडियोस है वो सिर्फ हमारे जान पहचान के हमारे करीबी जो लोग हैं वही देख पाए, बाकी लोग ना देख पाए। तो ये उसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर देयर आर मल्टीपल मोर प्रोविजन सिक्योरिटी के लिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये सब चीजें अगर हम इनेबल करेंगे तो हमारा एक सिक्योरिटी लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, ये आपने बेहतर तरीके से बताया कि अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है और जो सिक्योरिटी जो दी जाती है सोशल मीडिया पर उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसके लिए भी अवेयर होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही वो उसको इजी बनाना चाहिए ताकि लोग, हर कोई आमजन इसको समझ सके, क्योंकि कई बार कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं पाते और क्या होता है वो क्लिक करते जाते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि उन्होंने किसी साइट को भी क्लिक कर दिया है। प्रहलाद शर्मा जी, हम अगर बात करें अवेयरनेस की, इसका जिक्र आपने भी किया और आपने कानूनों का जिक्र किया जो कि फॉरेन में बने हैं, कई सारी कंट्रीज में बने हैं। उन कानूनों को क्या अगर भारत में लागू किया जाए तो क्या उसे पार पाया जा सकता है? क्योंकि गृह मंत्रालय ने भी रिपोर्ट मांगी है इसको लेकर सभी राज्यों से। बिल्कुल साहब, जब अगर कानून बनेगा तो जरूर अपराधों की रोकथाम होगी। पहले हमारे 2023 में जो भारतीय साक्ष्य संहिता लागू हुई थी, उससे पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 चल रहा था। उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कमज़ोर साक्ष्य के रूप में ट्रीट किया जाता था, परंतु क्योंकि ज़माना बदला है, टेक्निकल साइंस ने डेवलपमेंट किया है, तो टेक्निकल साइंस ने डेवलपमेंट किया तो जो अभी नए जो कानून बने हैं उसमें टेक्निकल साइंस के डेवलपमेंट के हिसाब से कई चीज़ें जोड़ी है, भारतीय साक्ष्य संहिता में भी जोड़ी है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी जोड़ी है और भारतीय न्याय संहिता में भी अपराधों की श्रेणी में उनको रखा गया है। परंतु अभी ऐसे अपराधों को, क्योंकि जो साइबर क्राइम करने वाले जो लोग हैं वो आप ही ने जैसे कहा कि वो एडवांस में चलते जा रहे हैं। पुलिस हमारी डाल है तो अपराधी पात चल रहे हैं। अभी इस वक्त ये स्थिति है कि हमारी पुलिस के पास अभी किसी थाने के पास CDR प्रोवाइड करने की कोई सुविधा ही नहीं है, उसको कमिश्नरेट आना ही पड़ता है। जयपुर शहर के थानों की स्थिति है, जो दूर दराज के थानों में तो इन चीज़ों का कोई वो अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं है। जयपुर शहर में भी अभी तक जो साधारण थाने हैं वहाँ पे किसी उस थाना क्षेत्र में किसी के साथ साइबर क्राइम होता है शॉर्ट में बात पूरी करिए, फिर मैं शांतनु जी से जवाब ले लूं। वक्त की कमी है, इसी वजह से फटाफट अपना सवाल करिए क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह से पुलिस में कमी है। यही है कि कानून बनना बहुत जरूरी है। ठीक है, शांतनु जी आपसे समझना चाहूंगी कि क्या अभी भी दूरियां ज्यादा हैं, इस वजह से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं? और दूसरा, आप राजस्थान की जनता को, देश की जनता को क्या संदेश देंगे कि इस क्राइम से बच सके? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कम्युनिकेशन फैमिली के अंदर होना। माता पिता जो हैं और जो बड़े भाई हैं, बड़ी बहन हैं, वो अपने घर के अंदर ये जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं इनको एक जगह डिस्प्ले रखें। अगर बच्चा है तो 1098, लड़की है 1090, 112, इनके बारे में बताएं। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जो स्कूल्स के अंदर जो स्कूल का मैनेजमेंट है वो भी अपने स्कूल के अंदर जहाँ पे भी हम जाते हैं वहाँ तो हम डिस्प्ले कराते हैं। बाकी जनरली सभी स्कूल के अंदर ये नंबर डिस्प्ले होने चाहिए। अगर किसी से शेयर नहीं कर सकता तो बच्चा उन नंबर पे कॉल करके अपनी बात कह सके। और तीसरी चीज ये है कि पुलिस तो लगातार ट्रेनिंग कर रही है मैम। ये बात सही है कि हैकर्स हैं या जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो और भी ज्यादा एडवांस उसमें करते हैं, लेकिन हम भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है उनसे। और कई मामलों ठीक है, आप लोग पीछे नहीं है, लेकिन और ज्यादा अपडेट होने की जरूरत है और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप सभी मेहमान मेरे साथ 5 का पंच में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। शांतनु कुमार जी शुक्रिया आपका, प्रहलाद शर्मा जी शुक्रिया आपका, तरुण विक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। AI के साइड इफेक्ट के बारे में आपने सुना और समझा कि किस तरह से पूरी की पूरी जिंदगी तबाह करता है, पूरी आपकी जो है आप लोगों को अपने कब्जे में ले लेता है, कैसे मिसयूज जो है इसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इस पर कड़े कानून की जरूरत है और साथ में जागरूकता की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे में आप लोगों को अपना ख्याल रखना है, AI के साइड इफेक्ट से बचना है। बहरहाल 5 का पंच में मेरे साथ नहीं, दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी राजस्थान। नमस्कार।